हाँ छात्रों, जैसा कि देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन की एक सोनेट है, तो इसमें जो है ये एक सोनेट नंबर 19 है। इसको आप लिख सकते हो सोनेट नंबर 19 इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट है जो इन्होंने पेट्रार्चन स्टाइल पर लिखा हुआ है। ये सोनेट लगभग मान के चलिए कि 1655 में जब ये पूरी तरह से अंधे हो गए तब इन्होंने लिखा था। उसके बाद ये कहा गया है कि 1673 में ये प्रकाशित हुई थी, 1673 में ये प्रकाशित हुई थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसमें जो है जब ये पूरी तरह से अपनी आँखों की ज्योति खो चुके थे तो ये सोनेट एक डीपली पर्सनल रिफ्लेक्शन के रूप में इन्होंने लिखा था, जिसमें मिल्टन मेडिटेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये अपने ब्लाइंडनेस पर जो है मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं, एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन हिज एबिलिटी टू सर्व गॉड, और इसका प्रभाव इनकी जो ईश्वर की सेवा करने में जो क्षमता है उस पर विचार करते हैं। ये पोयम लिखी गई है, पेट्रार्चन सोनेट है ये, एक तरह से आप कह सकते हो। पेट्रार्चन सोनेट का मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट 8 लाइन का एक स्टेंजा होता है, ऑक्टेव जिसको कहते हैं, और सेकंड 6 लाइन का सेस्टेट होता है जिसको सेस्टेट कहते हैं। इससे मिलकर ये बनी हुई है, जिसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ए देखिए इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए, ये राइम स्कीम है। फिर उसके बाद एक बार आता है ए बी बी ए, यानी ये सब मिलाकर एक ऑक्टेव बनता है। उसके बाद 6 लाइन की सेस्टेट है जिसमें सी डी ई और सी डी ई, यानी 6 लाइन का एक सेस्टेट और एक ऑक्टेव मिलाकर इस 14 लाइन की सोनेट की प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, जो पेट्रार्चन स्टाइल पर लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखना है कि ये जो 8 लाइन की ऑक्टेव है इसमें मिल्टन जो है लैमेंट करता है हिज ब्लाइंडनेस पर, अपने अंधेपन पर जो है वो विलाप करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से मौन करता है, विलाप करता है। एंड फियर्स दैट ही कैन नॉट यूज़ हिज टैलेंट, और इसे डर है कि ये अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाएगा, जो कि पोएटिक गिफ्ट्स है। इसका टैलेंट क्या है, पोएटिक गिफ्ट। अगर वो इस अंधेपन के कारण उसको यूज़ नहीं कर पाता तो हो सकता है ईश्वर वहाँ पहुँचने पर इसको डांटें या फटकारें। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चनिंग, एंग्सियस और सारोफुल लाइनें होती हैं ऑक्टेव में। उसके बाद ऑक्टेव के बाद इनका जो एक सेस्टेट है इसमें जुड़ा हुआ है, सेस्टेट ये 6 लाइन का, इसमें फिगर ऑफ पेशेंस, जो एक पेशेंस यानी धैर्य, वो जवाब देता है और बताता है कि गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, ईश्वर जो है मनुष्य के कार्यों का लेखा जोखा नहीं लेता है। ठीक है, उसके पास खुद ही इतने सभी सुविधाएं हैं कि उसको मनुष्य के सपोर्ट की, मनुष्य के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मनुष्य को जो है ईमानदारीपूर्ण अपने कार्य को करना चाहिए। इसमें बोल्टा का भी प्रयोग है। देखिए बोल्टा, बोल्टा का मतलब होता है टर्न, ये है टर्न, मतलब ये द शिफ्ट इन थॉट, थॉट का जो शिफ्ट होता है उसी को बोल्टा कहते हैं। तो द शिफ्ट इन थॉट अकर्स एट लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 पर ये शुरू होता है। ठीक है, इसकी स्टाइल जो है रिटन इन प्लेन बट पावरफुल डिक्शन इसमें यूज़ किया गया है, बहुत ही पावरफुल डिक्शन, जैसे कि ये भरा हुआ है बाइबलिकल इमेजरी से और एलेगरी से भरा हुआ है, बाइबल से संबंधित लाइनें हैं। टैलेंट जैसे है रिकॉल द पैरेबल ऑफ ए टैलेंट, टैलेंट का एक व्याख्यान कहा गया, मतलब उपकथा कही गई है, तो पैरेबल भी उसके संबंध में है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें ये है स्ट्रक्चर इसका। पोएटिक डिवाइसेस इसमें क्या छात्रों यूज़ किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें इन्होंने मेटाफर का प्रयोग किया है। अब कहाँ किया वो हम पढ़ाते समय भी आपको बताएंगे। मेटाफर, मेटाफर कहाँ है, जैसे दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, वो टैलेंट जो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ मिल्टन कंपेयर करता है हिज पोएटिक गिफ्ट को टू द बाइबलिकल टैलेंट, उस बाइबलिकल टैलेंट से उसकी तुलना करता है। ठीक है, पैरेबल ऑफ टैलेंट इन बाइबल, बाइबल में वो पैरेबल है, कथा है उसकी टैलेंट की, तो उससे तुलना अपने पोएटिक गिफ्ट की करता है। तो ये है मेटाफर।
दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें पर्सनिफिकेशन, पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब यहाँ क्या है, पेशेंस धैर्य जो है, धैर्य उस सुगबुगाहट को, बुनबुनाहट को उसको रोकता है और जवाब देता है। तो इस तरह पर्सनिफाई किया गया पेशेंस के माध्यम से। उसके बाद इसमें एल्यूजन का प्रयोग है, ये तीसरा फिगर ऑफ स्पीच। एल्यूजन का मतलब होता है कोई संकेत, ऐसी चीज़ों का जिससे आप पहले से परिचित हो, वो है एल्यूजन होता है। खास करके बाइब्लिकल एल्यूजन का यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे टैलेंट रिफर टू द पैरेबल ऑफ द टैलेंट मैथ्यू जो जिसके बारे में बताया गया है कि उसका टैलेंट, एक कहानी है उसमें कि उसको दी गई और वो जो है उस टैलेंट का उपयोग नहीं किया और उसमें जंग लग गया और बेकार हो गया। तो उसमें इस तरह के वेयर सर्वेंट और जजेस बाय हाउ दे यूज़ द गिफ्ट। सर्वेंट जो है वो जज करता है कि कैसे उस गिफ्ट का प्रयोग करना है। थीम ऑफ सर्विस रिफ्लेक्ट क्रिश्चियन ड्यूटी टू गॉड। इसमें जो थीम ऑफ सर्विस है ना, वो क्रिश्चियन ड्यूटी टू गॉड है, ईश्वर के लिए क्रिश्चियन ड्यूटी। सिंबोलिज्म का प्रयोग है, जैसे इसमें प्रयोग किया गया है ये लाइट का, लाइट सिंबोलिज्म है, योग है, योग का प्रयोग, ये सब सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म का मतलब उसकी डीप मीनिंग उसके पीछे होती है। तो लाइट का मतलब है आई साइट, जिसकी मीनिंग होती है आई साइट, यानी एज वेल एज इनर विजन और इंस्पिरेशन। लाइट का मतलब आँख की ज्योति होती है एक तो, लेकिन उसके पीछे आँख नेत्र नहीं बल्कि इनर विजन ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का आंतरिक दृष्टि, वो इसके पीछे मीनिंग है। दूसरा है योग। योग का मतलब होता है जैसे एक दो बैलों को एक में जोड़ने की लकड़ी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, योग बर्डन है, बर्डन ऑफ ब्लाइंडनेस, जो इसका अंधेपन का बोझा है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गॉड, जो ईश्वर के सामने जिम्मेदारी है उसको दिखाता है। तो ये जो है आपका दोनों सिंबोलिज्म यूज़ किया गया। रेटोरिकल क्वेश्चन भी है इसमें, अगला फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है वो रेटोरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, डज, एक मिनट देखें, इसमें डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर दिन में के प्रकाश में किए गए कार्य का लेखा जोखा लेता है। दिन के प्रकाश का मतलब जब उसकी नेत्र ज्योति थी, ठीक है, क्योंकि उस समय कर नहीं पाया। तो डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, जबकि नेत्र की ज्योति छीन लिया है तब भी क्या इनसे जो है ये आशा करेगा कि क्या काम किया। एक्सप्रेसेस मिल्टन्स डाउट एंड फ्रस्ट्रेशन, ये मिल्टन के डाउट और फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करता है। तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ है। ठीक है, अगला है इंजैममेंट का भी प्रयोग फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। देखो ये सब समझ लोगे तो यही मेंस में काम आएगा। इंजैम्बमेंट ये कहाँ है, ये हम बताएंगे आपको। इंजैममेंट वो होता है जब 2 लाइनें या 4 लाइनें या 6 लाइन 8 लाइन का होता है तो कोई स्टैंजा, तो उस 8 लाइन में उसका भाव पूरा ना होके बल्कि वो कंटिन्यू थॉट रहता है और अगले 6 लाइन में जाता है। जैसे आइडिया रन ओवर फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट पाज। आइडिया जो है एक लाइन से दूसरे लाइन में पहुंच जाता है, ये नहीं कि एक लाइन में पूरा आइडिया कंप्लीट हो जाए, एक लाइन का आइडिया फुल स्टॉप उसका जाके दूसरी लाइन में लगता है। तो ये कुल मिलाकर कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट एंड आइडिया, इसी को इंजैममेंट कहते हैं। अगला है इसमें आप देखें कि फिगर ऑफ स्पीच इसमें वर्ल्ड एंड वाइड, सर्व हु स्टैंड एंड वेट, सर्व स्टैंड। तो इस तरह से कुछ रिपीटिशन भी है और एलिटेशन इसमें यूज़ किया गया है। पैराडॉक्स भी यूज़ है। पैराडॉक्स यूज़ कहाँ है, जैसे एक लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं जो स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो सेवा करना उसको दिखा रहा है। तो ये क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ये पैराडॉक्स है। इसको आपने पहले भी पढ़ा, इसलिए हमने पहले पोएटिक डिवाइसेस शुरू किया इसका छात्रों। तो कुल मिलाकर इसमें मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एल्यूजन, सिंबोलिज्म, रेटोरिकल क्वेश्चन, इंजैममेंट, एलिट्रेशन और पैराडॉक्स जैसे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए छात्रों, अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक एक समझने की कोशिश करते हैं और आपको इसको समझाते हैं। देखिए इसमें मिल्टन पहले लाइन में कहता है कि, देखिए
When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide। देखो राइम स्कीम क्या है, स्पेंट ए है, वाइड बी है, फिर हाइड बी है, फिर जाके स्पेंट से मैचिंग बेंट कर रहा है, तो ये ए हो गया राइम स्कीम, यानी ए बी बी ए। तो इसी तरह जो है मतलब कि लगातार चलेगा। देखिए एक मिनट, इस तरह से मतलब इसमें लेखक जो कहता है, देखिए आप थोड़ा सा स्क्रीन पे डिस्टर्ब हुआ। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। मिल्टन कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी दृष्टि, आँखों की ज्योति आधी उम्र पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गई। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी नेत्र की ज्योत समाप्त हो गई। एर हाफ माई डेज, जबकि मेरी आधी उम्र भी बीती है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जबकि मेरे सामने ये काला गहरा संसार है जो बहुत विशाल है। काला गहरा माने अब कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये विशाल संसार जो कि काला है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और इसको जो एक टैलेंट मिला हुआ है काव्य रचना का, काव्य रचना का जो एक टैलेंट मिला हुआ है, विच इज डेड टू हाइड, जो मरने के बाद बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। लॉस्ड विद मी यूजलेस, मेरे पास निरर्थक रह जाएगा, यूजलेस। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी अंदर की इच्छा बहुत ज़्यादा उत्सुक है उसको यूज़ करने की। दो माई सोल मोर बेंट मतलब कि, और वह एक प्रतिभा जो कविता का वरदान जिसे छिपाना पाप है वह मेरे भीतर है, परंतु दृष्टिहीन होने के कारण बेकार है, जबकि मेरी आत्मा उसे ईश्वर की सेवा में लगाने को आतुर है। मिल्टन कहता है, ठीक है, आगे देखिए। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, कह रहा है टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर मानी गॉड, ईश्वर की सेवा करने में मैं उस टैलेंट को पूरी तरह से लगाने के लिए तत्पर हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उसी सेवा यानी काव्य लेखन के माध्यम से मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो जब मैं वहाँ ईश्वर के पास जाऊँगा मरने के बाद तो वो मुझे डांटेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डांटेगा, लेकिन फिर डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यहाँ जो है वो कहता है कि क्या ईश्वर दिन के प्रकाश में किए गए कार्यों का लेखा जोखा मांगता है। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यानी दिन का प्रकाश मतलब जब उनकी नेत्र ज्योति थी। लाइट डिनाइट, जबकि आँखों की ज्योति छीन लिए हैं। आई फॉन्डली आस्क, ऐसा मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ऐसा मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ कि क्या जो है उसकी आँखों की ज्योति छीनने के बाद भी क्या ईश्वर मुझसे इस काम की अपेक्षा करेगा जबकि उन्होंने मेरी दृष्टि छीन ली है। तो यहाँ रेटोरिकल क्वेश्चन यूज़ किया गया है छात्रों, यहाँ रेटोरिकल क्वेश्चन यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ये फिगर ऑफ स्पीच रेटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर एलिजन का प्रयोग है, बाइब्लिकल यूज़ किया गया है, मेकर। यहाँ आगे देखिए, फिर है आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैं वैसे ही पूछ लिया, मैं ये मूर्खतापूर्ण, फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता हूँ, परंतु तभी धैर्य मुझे रोकने आता है। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मेरे इस बड़बड़ाहट को रोकने आता, ये पर्सनिफिकेशन है। सून रिप्लाई, उसके बाद उत्तर भी देता है, डज गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, वो कहता है कि पहले तो मुझे रोकता है और वो कहता है गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कहता है कि ईश्वर मनुष्य को ना मनुष्य के कार्य की ज़रूरत है ना उसके उपहारों की, बल्कि जो लोग धैर्यपूर्वक उनके हल्के यानी कि दंड को सहते हैं वही उनके सच्चे सेवक होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य के कार्यों से उसको मतलब है, हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसके दिए गए उपहार का वो लेखा जोखा लेता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योग, जो उसके द्वारा दिए गए बहुत ही कोमल सहने योग्य दंड को झेल लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसका सच्चा सेवक होता है, वही उसकी सच्ची सेवा करता है। क्योंकि
आपकी ज़रूरत उनको सेवा करने की नहीं है, क्योंकि हिज स्टेट, क्योंकि उनका जो राज्य है इस किंगली, वो राजा जैसा है, राजा का दरबार जैसा है। राजा के दरबार में एक नहीं हजारों सेवक होते हैं। तो वही कह रहे हैं, जो लोग धैर्यपूर्वक उनके हल्के दंड को, कार्य को, दिए गए उसको स्वीकार कर लेते हैं, वही उनकी सच्ची सेवा करते हैं, उनका राज्य राजसी होता है। हजारों देवदूत, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उनकी सेवा में बाइडिंग स्पीड, एक आदेश पर तेजी से दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और वो धरती पर सवार होकर और समुद्र की लहरों पर सवार होकर विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए दौड़ पड़ते हैं उनकी सेवा में। तो आपकी सेवा के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ देखो मिल्टन ऊपर की लाइनों में बियर द माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, इसमें जो है उन्होंने सिमली और मेटाफर का प्रयोग किया। गॉड कंपेयर टू ए किंग, राजा की तुलना ईश्वर की तुलना एक देवता से की गई, राजा से की गई। ईश्वर की तुलना राजा से की गई। कहते हैं हिज स्टेट इज़ किंगली, यहाँ उसके राज्य की तुलना राजा के किंगडम से की गई। ठीक है ना। हाइपरबली का भी प्रयोग है, जो कहते हैं थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग, उनके एक आदेश पर हजारों देवदूत दौड़ पड़ते हैं। ये थोड़ा सा हाइपरबली है। लास्ट में 2 लाइनें हैं जो कि ये तो हमने बता दिया कि वो देवदूत हवा पर सवार होकर, यानी धरती और समुद्र पर सवार होकर, लहरों पर सवार होकर दौड़ पड़ते हैं उनकी सेवा में। और अंतिम लाइन जो है वो कोटेटेड लाइन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी उनकी सेवा करते हैं जो केवल सेवा भाव से प्रतीक्षा में रहते हैं और खड़े रहते हैं, वो भी उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ मिल्टन एक इल्यूजन देता है, कहता है कि 2 नौकर थे एक राजा के, दोनों को जो है सोने का सिक्का दिया गया और कहा गया कि हम जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो इसका कितना उपयोग आपने किया देखेंगे। एक नौकर उसको ज़मीन में गाड़ देता है और एक नौकर उसका खूब बिजनेस करता है और बहुत सारा फ़ायदा करके लाता है। और एक नौकर उसको ज़मीन में गाड़ देता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, और जंग लग जाता है और वो आने पर वही वापस करता है तो उसको बहुत डांटता है। तो मिल्टन वही कहता है यहाँ लाइनों में, देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है उसको डांटे और फटकारे कि आपने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया, इसका उपयोग क्यों नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से जो है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपने देखा। और लास्ट लाइन भी देखा, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी उनकी सेवा करते हैं जो केवल सेवा भाव से खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा में रहते हैं। स्वर्गदूत कह रहे हैं थके बिना भूमि और सागर के ऊपर ईश्वर की सेवा में दौड़ते हैं, लेकिन वो लोग भी केवल धैर्य से जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं अपनी सेवा करने की पारी का, वे भी ईश्वर के सेवक हैं। ठीक है। तो इस तरह से जॉन मिल्टन की ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों। राइम स्कीम आपने देखा इसकी, ABBA CDE CD, यहाँ स्पेंट जाकर मैच किससे करता है, बेंट से, यानी कि A ये हो गया और बीच में B और B हो गया, क्योंकि वाइड और हाइड मैच कर रहा है। इसी तरह फिर अगली 4 लाइन होगी यहाँ से, देखिए जैसे लिखा है स्पेंट प्रेजेंट A और प्रिवेंट A, बीच में चाइल्ड और डिनाइड B और B, देखिए तो ABBA। उसके बाद लास्ट में जो 6 लाइन है उसको देख लीजिए, नीड C बेस्ट D स्टेट E, CDE। उसी तरह से फिर यहाँ C D और E, देख लीजिए CDE तीनों अलग हैं। तो इस तरह ABBA CDE राइम स्कीम है। छात्रों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगली पोएम आप कह सकते हो जो सबसे टफ आपको लगे वो पोएम हम लॉन्ग रहेगी तो 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे, शॉर्ट रहेगी तो इसी तरह से एक ही बार में पढ़ा देंगे। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो टफ पार्ट हैं उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह यूट्यूब के माध्यम से आपको दे सकूँ। ठीक है छात्रों, पुनः सभी को बेस्ट ऑफ लक और ईश्वर से यही कामना है कि आप ज़रूर सिलेक्शन पाएँ और निश्चित रूप से आप पाएंगे। यदि आप मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन आपको निश्चित रूप से मिलेगा।